Okay, students, are you able to see the screen? क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? मैम ओके, तो कल हमने 419 पेज तक पढ़ा था। आज हम आगे का पढ़ेंगे। अब इसमें क्या हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन जो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कैसे एक नेशन का होना जरूरी है, एकता होना बहुत जरूरी है, सिटीजन के जो राइट्स हैं उनको मिलना जरूरी है, उसी तरीके से सिटीजन्स को लॉयल रहना पड़ेगा अपने स्टेट के प्रति। ये सारी चीजें यहाँ पे बोली जा रही थी। कम्युनिटीज जो हैं उनसे बोला जा रहा था कि अपनी कल्चरल एंटिटीज और कल्चरल राइट्स को साथ में लेकर के आए और पहचाने उनको प्रॉपरली और फिर उनको फॉलो करें। और सारे जो मेंबर्स थे वो चाह रहे थे कि भाई इक्वल मेंबर्स होने चाहिए स्टेट के अंदर, ठीक है, उनको भी प्रॉपरली उनके अंदर भी कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए उनके लॉयल्टीज को लेकर के। जितने मेंबर स्टेट के अंदर हैं, यानी कि जितने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लोग बाग हैं, वो अपने काम को लेकर के उनके उस चीज के प्रति लॉयल रहने चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे बोली जा रही थी, ठीक है। और अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन वुड ग्रांट टू सिटीजन्स राइट, बट सिटीजन्स हैड टू ऑफर देयर लॉयल्टी टू द स्टेट। अब यहाँ पे यही चीज बोली जा रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने राइट्स दे रहा था अपने सिटीजन्स को, लेकिन जो कम्युनिटी जो सिटीजन्स हैं उनको भी अपने स्टेट के प्रति लॉयल रहना पड़ेगा। कम्युनिटीज कुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज कल्चरल एंटिटीज एंड अश्योर्ड कल्चरल राइट्स। जो कम्युनिटीज है उनको पहचाना जाएगा एज ए कल्चरल एंटिटीज के तौर पर, और उनको उनके कल्चरल राइट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। Politically, however, member of all communities had to act as equal members of one state or else there would be divided loyalties. अब यहाँ पे भी वही चीज बोली गई है कि किस तरीके से पॉलिटिकली देखा जाए तो सारे मेंबर्स जो अलग अलग कम्युनिटी के हैं, लेकिन उनको इक्वल मेंबरशिप के तौर पे देखा जाएगा एक स्टेट के अंदर। एंड इक्वल मेंबर की तरह उनको देखेंगे। उनकी जो लॉयल्टीज हैं वो डिवाइड नहीं होनी चाहिए। There is unwholesome and to some extent degrading habit of thinking always in terms of communities and never in the terms of citizens, said पंत। अब पंत ने कहा है कि यहाँ पर एक पूरी हैबिट पड़ी हुई है लोगों की, जिसमें लोग बाग जो हैं उस तरीके से सोचते हैं, कम्युनिटीज के तौर पे ऐसे सोचते हैं कि वो अलग अलग चीज है, उसको एक सा नहीं सोचते हैं, ठीक है, एक देश की तरह नहीं सोचते हैं, और ना ही वो सिटीजन्स के लिए इस तरह से सोचते हैं। एंड ही एडेड, लेट अस रिमेंबर दैट इट इज द सिटीजन दैट मस्ट काउंट। अब वो उसके साथ में ऐड करते हुए बोलते हैं कि भाई हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि सिटीजन जो है उसकी कीमत है। इट इज द सिटीजन दैट फॉर्म्स द बेस एज वेल एज द समिट ऑफ द सोशल पिरामिड। अब ये सिटीजन ही है जो बेस तैयार करता है किसी भी देश का, और उसका जो सोशल पिरामिड यानी सामाजिक पिरामिड जो है वो भी सिटीजन ही तैयार करता है। यानी कि नागरिक नहीं होगा तो समाज कहाँ से होगा, और समाज नहीं होगा तो देश कैसे काम करेगा, उस तरह की बात यहाँ पे बोली गई है। Even as the importance of community rights was being recognized, there was a lurking fear among many nationalists that this may lead to divided loyalties and make it difficult to forge a strong nation and a strong state. अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस दे दी थी कम्युनिटी के राइट्स को लेकर के, लेकिन फिर भी कई सारे नेशनल लीडर्स जो थे उनको इस बात की चिंता थी कि हो सकता है कि इससे आगे जाकर के जबरदस्ती हम एक नेशन के तौर पर उनको उनके ऊपर थोप रहे हैं, तो उससे हमें जो स्ट्रॉन्ग नेशन और स्ट्रॉन्ग स्टेट चाहिए वो बनाना डिफिकल्ट होगा, और इनकी लॉयल्टीज अपनी कम्युनिटीज को लेकर के रहेंगी, ना कि अपने देश को लेकर के। इस तरह की चीज यहाँ पे बोली गई है। अब क्या हो रहा था आगे जाकर के, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे, तो सारे मुस्लिम्स जो हैं वो डिमांड जो थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की उसको सपोर्ट नहीं करते थे। अब उन्हीं में है बेगम एजाज रसूल, जो एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की तरह इनका बिल्कुल भी रुझान नहीं था, और ये इस चीज के सपोर्ट में भी नहीं थे, और नहीं थी, और इनका मानना था कि ये क्या है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चीज है, अपने आप से अपने आप को बर्बाद कर देने वाली चीज है, ठीक है। क्योंकि इनका मानना था कि जो माइनॉरिटीज हैं वो बिल्कुल जो माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि ये क्या मुस्लिम्स जो है माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है, कम इनकी मात्रा कम थी, तो ये क्या होगा, ये इनको अलग कर देगा बिल्कुल मेजोरिटी से, ठीक है। अब क्योंकि मेजोरिटी में ज्यादा लोग हिंदू थे उस समय में, तो वहां पर उनको जो चीज दी जा रही थी
तो जो चीज उनको मिल रही थी वो ये थी कि भाई अब जब अलग अलग कर देंगे इलेक्टोरेट तो मुस्लिम इलेक्टोरेट वाले अलग हो जाएंगे, हिंदू वाले अलग हो जाएंगे, वो हिंदू वाले हैं जो वो एक साथ उसमें काम करेंगे, और मुस्लिम वाले जो वो अलग थलग हो जाएंगे। तो ये इनका एक विचार था। 1949 के अंदर सारे मुस्लिम मेंबर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने एग्री करा कि भाई उनको सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो चीज है वो उसके खिलाफ है, और ये माइनॉरिटी के इंटरेस्ट में नहीं है। ठीक है, कुछ मुस्लिम्स जो थे वो फिर भी एक्टिव पार्ट ले रहे थे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर, और वो चाहते थे कि इस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर उनको भी कुछ आवाज मिले, बातचीत करने के लिए उनको भी कोई अपना हक मिले। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। नॉट ऑल मुस्लिम सपोर्टेड द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। बेगम एजाज रसूल for instance felt that separate electorates were self-destructive since they isolated the minorities from the majority। सारे मुस्लिम सपोर्ट नहीं करते थे सेपरेट इलेक्टोरेट की, और बेगम एजाज रसूल जो है वो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम है जिसमें ये मेजोरिटी से अलग हो जाएगी माइनॉरिटी बिल्कुल। By 1949, most Muslim members of the Constituent Assembly were agreed that separate electorates were against the interest of the minorities। 1949 के अंदर कई सारे मुस्लिम मेंबर्स ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, मुस्लिम भी थे, उन्होंने एग्री करा कि सेपरेट इलेक्टोरेट वाली चीज जो है माइनॉरिटी की, ये बिल्कुल अलग हो जाएगी, मतलब उनको अलग कर देगी, ये माइनॉरिटी के हक में नहीं जाएगी, यानी माइनॉरिटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा इस चीज से। Instead, Muslims needed to take an active part in the democratic process to ensure that they had a decisive voice in the political system। और इसके अलावा मुस्लिम जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर, और वो मांग कर रहे थे कि उनको भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक इस तरह का पायदान मिलना चाहिए जहाँ पे एक डेजिग्नेशन मिलना चाहिए जहाँ पे उनकी आवाज जो है दबाई नहीं जाए और उनको भी हक मिले। इन दो पैराग्राफ्स में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके अब है वी विल नीड मच मोर देन दिस रेजोल्यूशन। अब जो बात उठी थी, जो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, उसको लेकर के दूसरे सोशलिस्ट लीडर थे एनजी रांगा, उन्होंने कहा, वो वेलकम तो करते ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, लेकिन उनका मानना ये था कि हमें इसके अलावा भी और चीजें चाहिए, यानी इस रेजोल्यूशन ये काफी नहीं पड़ेगा हमारे लिए। एनजी रांगा जो थे उन्होंने पीसेंट मूवमेंट में भी लीडर की तरह काम किया था, और उन्होंने बोला था, उन्होंने अर्ज की थी ये चीज कि माइनॉरिटीज जो है उनको भी इकोनॉमिक टर्म्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। रियल माइनॉरिटीज जो है रंगा के हिसाब से वो पुअर थी और डाउन ट्रोडन थी, यानी कि पिछड़ी हुई थी बहुत ज्यादा, और वो वेलकम तो कर रहे थे लीगल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको दे रहा था हर एक इंडिविजुअल को एक लिमिट के अंदर, लेकिन उनके ओपिनियन में ये सब चीजें मीनिंगलेस थी। उनका मानना ये था कि गरीब लोग जो है विलेज के, ठीक है, उनको नहीं पता फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और वो कैसे उनको लेने चाहिए। क्यों नहीं पता? क्योंकि एक तो वो पढ़े लिखे नहीं, और दूसरी बात उनके पास में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, वो मीटिंग्स तो अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, उनकी कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड कर सकते हैं, उनके एसोसिएशंस भी बन सकते हैं, ठीक है, और उनके सिविल लिबर्टीज को भी बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें तभी प्रॉब्लम है जब ही हासिल हो पाएंगी जब उनको पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसलिए जरूरी था कि इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो लाई जाए जिसके अंदर राइट्स जो हैं वो पूरी तरीके से एंजॉय कर पाए हर एक सिटीजन। ठीक है, इसीलिए इन्होंने बोला था कि इनको प्रॉप्स की जरूरत है, इनको एक लेडर की जरूरत है। ठीक है, यानी कि इनको एक मौके के साथ साथ इनको वो पूरी चीज भी तो मिलनी चाहिए ना, कि हाँ ये जब नौकरी हासिल कर लेंगे तभी तो उनको मालूम पड़ेगा कि हाँ नौकरी से रिलेटेड कौन से राइट्स हैं, कौन सी हमें ड्यूटीज करनी है, कौन से हमें टैक्स पे करने हैं, क्या हमारे हक में है, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन की गई है। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। While welcoming the objective resolution, NG Ranga, socialist who had been a leader of the peasant movement, urged that the term minorities be interpreted in economic terms. The real minorities for Ranga were the poor and the downtrodden. He welcomed the legal rights of the constitution was granting to each individual, but pointed to its limit. In his opinion, it was meaningless for the poor people in the villages to know that they now had the fundamental right to live and to have full employment, or that they could have their meetings, their conferences, their association, various other civil liberties। अब इन्होंने वही बात बोली है कि किस तरीके से ये जो राइट्स दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बहुत अच्छी बात है, हर इंडिविजुअल को दे रहे हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये एक लिमिटेड उसमें है। उन्होंने अपना पॉइंट रखा कि ये सब चीजें मीनिंगलेस है, क्योंकि गरीब लोगों जो विलेज में रहते हैं उनको नहीं पता कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है, कि उनको फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है यही नहीं पता, या उनको मीटिंग्स अटेंड करनी है, या कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी होंगी, या एसोसिएशन के तौर पे देखा जाएगा, या उनको सिविल लिबर्टीज मिलेंगी, उनको ये सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं है।
It was essential to create conditions where these constitutionally enshrined rights could be effectively enjoyed. अब यहाँ पर जरूरत है इस तरह की कंडीशंस लाने की जहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए जो वरदानी राइट्स हैं वो इफेक्टिवली इंजॉय कर पाए. फॉर दिस दे नीडेड प्रोटेक्शन, इसके लिए उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है. दे नीड प्रॉप्स, दे नीड अ लेडर, सेड रांगा. उन्होंने कहा उनको प्रॉप्स की जरूरत है और उनको लेडर की जरूरत है, सीढ़ी चढ़ने की जरूरत है. अब आगे पढ़ते हैं. आई होप आपको समझ में आया हो अभी तक जो भी हमने पढ़ा. किसी को कोई दिक्कत? नो मैम. प्रॉप्स का मतलब है रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए. Ranga also drew attention to the gulf that separated the broad masses of Indians and those claiming to speak on their behalf in the Constituent Assembly. Ranga ने यहाँ पे attention लिया है, खींचना चाहे लोगों का उनका जो गल्फ में थे, ठीक है, उस गल्फ की तरफ जहां पर बहुत ज्यादा इंडियंस जो है जो कि उनके बिहाफ पे ये बोल रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनको अलग कर दिया गया था. अब इन्होंने क्या बोला है वो यहाँ पढ़ते हैं. Whom are we supposed to represent? हम किसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करें? The ordinary masses of our country, हमारी जो आम जनता है देश की उसको. And yet most of us do not belong to the masses themselves. और फिर भी हम में से कई सारे लोग जो हैं वो इन masses को belong नहीं करते. We are of them. We wish to stand for them, but the masses themselves are not able to come up to the Constituent Assembly. हम उनके हैं और हम उनके लिए खड़े होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी masses मतलब ये जो आम जनता है वो लोग इस लायक नहीं है कि वो Constituent Assembly में आ सकें. It may take some time. In the meanwhile, we are here as their trustees, as their champions, and we are trying our best to speak for them. इन सब चीजों के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस दौरान हम उनके ट्रस्टीज यानी कि वो हम पर विश्वास कर सकते हैं, हम उनके चैंपियंस हैं और हम उनके बिहाफ पर अच्छे से बोलने की कोशिश करेंगे. One of the groups of mentioned by Ranga, Ranga ने कुछ ग्रुप्स मेंशन करे हैं जैसे कि ट्राइबल्स, और जिनको वो रिप्रेजेंट करते हुए असेंबली में आए थे. एक ऑरेटर लाए थे जयपाल सिंह, और उन्होंने जो बोली है चीजें वो यहाँ पे दी गई हैं. और वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का स्वागत करते हुए कहिए कि एज एन आदिवासी के तौर पे मेरे से एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि मैं लीगल इंट्रिकेसीज जो है वो समझूं इस रेजोल्यूशन की, लेकिन हाँ मेरे में कॉमन सेंस है, मैं इतना समझ सकता हूँ कि हमें मार्च करने की जरूरत है, उस आजादी के रोड पे चलने की जरूरत है और साथ में लड़ाई करने की जरूरत है, मतलब उस चीज के खिलाफ जो हमें नीचे दबाने की कोशिश करी उसके खिलाफ हम कर सकते हैं. यहाँ पे कई सारे इंडियन पीपल हैं, कई सारे ग्रुप्स हैं जिनके साथ में बहुत बुरे तरीके से व्यवहार किया गया है, और वो व्यवहार जिनके साथ में बुरा किया गया है वो मेरे ही लोग हैं, और उनके साथ में डिस्ग्रेसफुली ट्रीट किया गया है, उनको निग्लेक्ट किया गया पिछले 6000 साल से. पूरी हिस्ट्री है उन लोगों की जहां पर आपको समझ आएगा कि कंटिन्यूस एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उनका डिस्पोजेशन किया गया है, इनको जगह से हटाया गया है, ठीक है. नॉन अबॉरिजिनल इंडियंस ने जो इंडिया को बिलोंग नहीं करते हैं उस तरीके से, और उन्होंने पंचर किया इस चीज को, बोला रेबेलियंस और डिसऑर्डर भी हुआ है. फिर भी मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो शब्द उन्होंने बोले हैं मैं उनका साथ देता हूँ, उनका समर्थन करता हूँ कि हमें अगर आगे नया चैप्टर शुरू करना है अपने देश का, तो हमारे एक इंडिपेंडेंट इंडिया का अगर हमें चैप्टर शुरू करना है तो जरूरी है कि यहाँ पर इक्वालिटी लाई जाए अपॉर्चुनिटीज की, जहां पर किसी एक व्यक्ति को भी निग्लेक्ट नहीं किया जाए, इग्नोर नहीं किया जाए. ये इन्होंने अपने उस भाषण के अंदर कहा है, या जो इन्होंने बुलाया गया था इनको अपना बात रखने के लिए, ये आदिवासी उसके थे, इसलिए यहाँ पे इनको वो मौका दिया गया, तो ये बात इन्होंने कही है. अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं. One of the groups mentioned by Ranga, the tribals, had among its representatives to the assembly the gifted orator Jayapal Singh. In welcoming the objectives resolution, Singh said. अब यहाँ पर ट्राइबल्स को मेंशन करते हुए रांगा ने बोला था कि इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स, जिनको जो मासेस के अंदर आते हैं, इंडियन मासेस यानी बहुत ज्यादा मात्रा में है पॉपुलेशन इंडिया के अंदर, लेकिन वो फिर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आकर के अपनी बात नहीं रख सकते, उन्हीं के लिए यहाँ पे एक व्यक्ति को बुलाया गया था, ओरेटर जयपाल सिंह. अब इन्होंने कहा, एज एन आदिवासी आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द लीगल इंट्रिकेसीज ऑफ द रेजोल्यूशन, but my common sense tells me that every one of us should march in that road to freedom and to fight together. Sir, if there is any group of Indian people that has been shabbily treated, it is my people. यहाँ पे आदिवासी के तौर पे इन्होंने बोला कि मेरे से एक्सपेक्ट नहीं किया सकता कि मैं लीगल पेज जो दाव पेज होते हैं वो समझूं,
ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी समझो, लेकिन मुझे कॉमन सेंस है कि हाँ हमें मिलकर के इस फ्रीडम के लिए चलना है एक रोड पर, तो वो हम करेंगे, मार्च करेंगे और लड़ाई भी करेंगे। और यहाँ पे कई सारे इंडियंस हैं जिनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया गया है, और उन्हीं में से मेरे लोग भी हैं। They have been disgracefully treated, neglected for last 6,000 years. इनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया गया और इनको इग्नोर किया गया पिछले 6,000 वर्ष, क्योंकि ये जो आदिवासी और दूसरे समाज के मतलब जो लोग होते थे जिनको माइनॉरिटी ग्रुप में डाला गया था, इनके साथ में काफी सदियों से इनके साथ में बुरा व्यवहार हो रहा था, तो उसको लेकर के इन्होंने यहाँ पे टाइम पीरियड देते हुए बोला है 6,000 साल। The whole history of my people is one of the continuous exploitation and punctuated by rebellions and disorder. And yet I take Pandit Jawaharlal Nehru at his word. अब यहाँ पे उन्होंने पूरा इतिहास की बात बोल दी कि भाई काफी समय से इनके साथ में बुरा व्यवहार किया जा रहा था, और इनके साथ में प्रॉपर इनको अपना वो नहीं मिल रहा था, इनको एक तरीके से पूरा वो इनको कभी अच्छा तरीके से ट्रीट नहीं किया गया है। फिर भी इन्होंने रिबेलियन के तौर पर साथ दिया है, डिसऑर्डर जो सिविल डिसोबीडियंस था उसमें भी किया साथ दिया, और फिर भी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के वर्ड्स जो हैं वो कर रहे हैं प्रॉपरली, उनके बात का विश्वास करते हुए बोल रहे हैं कि हमारा जो पिछला हुआ वो तो ठीक है। I take Pandit Jawaharlal Nehru at his word. I take you all at your word that now we are going to start a new chapter of independent India where there is equality of opportunity, where no one would be neglected. Singh spoke eloquently on need to protect the tribes and ensure conditions that could help them come up to the level of the general population. अब ये जो जयपाल सिंह थे इन्होंने बोला है यहाँ पे प्रॉपर्ली कि भाई फ्लुएंटली इन्होंने समझाया लोगों को कि कैसे ये अपनी ट्राइब्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे उनको उस तरह की कंडीशंस प्रोवाइड करा सकते हैं जहाँ पे वो आम जनता की तरह जीवन जी सके। ट्राइब्स जो है वो न्यूमेरिकल माइनॉरिटी के अंदर नहीं है, और उन्होंने बोला कि उनको फिर भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। और उन्होंने बोला tribes were not a numerical minority, he argued, but they needed protection. They had been dispossessed of the land they had settled, deprived of their forest and pastures, and forced to move in search of new homes. अब इन्होंने वही चीज मेंशन करी कि इनको डिस्प्लेस किया गया है, उनसे लैंड ले लिए गए उनके, और उनको फॉरेस्ट से भी निकाल दिया गया, और फॉरेस्ट में चढ़ने के लिए उनके जानवरों को आजादी भी नहीं है, और उनको नए घर ढूंढने की उसमें भेज दिया गया है। और उनको बोला गया कि प्रिमिटिव और बैकवर्ड हैं और बाकी सोसाइटी जो है उनसे दूर हो गई, और उनसे उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। They had been dispossessed of the land they had settled, deprived of their forests and pastures, and forced to move in search of new homes. Perceiving them as primitive and backward, the rest of the society had turned away from them, spurned them. He made a moving plea for breaking the emotional and physical distance that separated the tribals from the rest of the society. इन्होंने एक काफी अच्छी गुहार लगाई, और उन्होंने इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस जो सोसाइटी ने कर लिया है अलग ट्राइबल्स की तरफ से, उसको हटाने की इन्होंने मांग करी। Our point is that you have got to mix with us. हमारा पॉइंट ये है कि आपको हमारे साथ में मिक्स होना पड़ेगा, ये चीज इन्होंने रखी है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत अभी तक? No, ma'am. No, ma'am. Okay. सिंह वॉज नॉट आस्किंग फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। सिंह यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग नहीं कर रहे, बट उनको मानना था कि भाई कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सीट्स के सीट्स जो है रिजर्व रहनी चाहिए लेजिस्लेचर के अंदर, जहां पे ट्राइबल लोगों को भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। और ये बहुत अच्छा तरीका होगा जिसमें कोई जबरदस्ती किसी को कंपेल मजबूर नहीं कर रहा होगा किसी की आवाज सुनने के लिए या उनके पास आने के लिए। उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा तो वो अपने हक से आकर के इस चीज को करेंगे। Singh was not asking for separate electorates, but he felt that the reservation of seats in the legislature was essential to allow tribals to represent themselves. It would be a way, he said, of compelling others to hear the voice of tribals and come near them. ये एक तरीके से कंपेल करती हुई चीज होगी कि हाँ वो लोग आएंगे और इनकी बात सुनेंगे। We were suppressed for thousands of years. अब यहाँ पे चीज बोली गई है कि हम 20,000 साल कई सारे हजारों सालों से हम सप्रेस, हमें दबाया गया है। कैसे?
अब हाउ आर द राइट्स ऑफ डिप्रेस्ड कास्ट टू बी डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि संविधान जो बनाया जा रहा है उसमें डिप्रेस्ड कास्ट को कौन कौन से राइट्स देने चाहिए। नेशनल मूवमेंट के दौरान अंबेडकर ने डिमांड करी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिप्रेस्ड कास्ट के लिए, और महात्मा गांधी ने इसका अपोजिशन किया था, अगेंस्ट में बोले थे, और ये बोला था कि भाई इससे क्या होगा, परमानेंटली ये सेग्रीगेट हो जाएंगे सोसाइटी से, यानी कि अलग हो जाएंगे। तो फिर कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस सॉल्यूशन, इस ऑपोजिशन को रिजॉल्व करे, किस तरह के प्रोटेक्शन डिप्रेस्ड कास्ट के लिए प्रोवाइड कराने चाहिए, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आप आपको मिलेंगे। How are the rights of the depressed caste to be defined by the Constitution? During the national movement, Ambedkar had demanded separate electorates for depressed caste, and Mahatma Gandhi had opposed it, arguing that this would permanently segregate them from the rest of the society. How could the Constituent Assembly resolve this opposition? What kind of protection were the depressed caste to be provided? कुछ मेंबर्स जो थे डिप्रेस्ड कास्ट के, उन्होंने एम्फेसिस करी, अपनी प्रॉब्लम बोली अनटचेबल्स वाली, कि सबसे पहले तो इस चीज को रिजॉल्व करो, हमें प्रोटेक्शन और सेफगार्ड करो इन चीजों से, क्योंकि क्या है, ये डिसेबिलिटीज के कारण क्या होता है, जब अनटचेबिलिटी जो है सोशल नॉर्म्स के द्वारा जो लगाई गई है, और कास्ट सोसाइटी जो पहले से चालू करी हुई है, मॉरल वैल्यूज के अंदर मेंशन की हुई है, ये उन सब चीजों से हमें बहुत ही बेकार कर रहे हैं। सोसाइटी के अंदर हमारी सर्विसेज और हमारी लेबर का तो यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी हमारे से दूरी बना के रखी जाती है, हमें मिक्स करने से मना कर दिया जाता है, हमारे साथ में खाना नहीं खाया जाता, हमें टेम्पल्स के अंदर एंट्री नहीं मिलती है, और हम ये सफर करते हुए आ रहे हैं काफी समय से, अब हम और सफर नहीं करना चाहते। ये पॉइंट रखा जे नागप्पा ने, ठीक है, जो कि मेड्रास से थे, और उन्होंने रियलाइज करा, उन्होंने बोला कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम इन चीजों को हटाएं और अपने बीच में लोगों को लेके आए। Some members of the depressed caste emphasized that the problem of the untouchables could not be resolved through protection and safeguards alone. Their disabilities were caused by the social norms and the moral values of the caste society. यहाँ पे बोला गया depressed caste की जो untouchability वाली problem है, ये protection और safeguard सेव करने के बावजूद भी पूरी तरह नहीं हटेगी, मतलब एक सिंपली पेपर पे लीगल डॉक्यूमेंट लिख देने से नहीं हटेगी, हमें इस चीज को हटाना पड़ेगा, जब नैतिक वैल्यूज के अंदर कास्ट सोसाइटी जो है उसके अंदर ये चीज डालनी पड़ेगी कि ये भी हमारे लायक है। Society had used their services and labor but kept them at a social distance, refusing to mix with them or dine with them or allow them entry into the temples. अब यहाँ पे वही चीज कि समाज ने उनकी सर्विसेज भी ली है, इनसे काम भी लिया है, इनसे मजदूरी भी कराई है, और इनकी सेवा भी ली है, लेकिन फिर भी इनको साथ में नहीं रहने देते, इनको दूर बना के रखते हैं, और इनको साथ में खाना नहीं खाते, और इनको मंदिरों में एंट्री भी नहीं देने देते हैं बोल करके कि तुम छोटी कास्ट वाले हो, ऐसे। तो ये चीज सही नहीं है। वी हैव बीन सफरिंग बट वी आर प्रिपेयर टू सफर नो मोर। हम लोग सफर करते हुए आए, लेकिन अब हमने प्रिपेयर कर लिया है कि अब हम आगे और सफर नहीं करेंगे। Said J. Nagappa from Madras. We have realized our responsibility. We know how to assert ourselves. हमारा पता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और हमें ये भी पता है कि कैसे हमें इस चीज को डील करना है। नागप्पा ने पॉइंट किया है, न्यूमेरिकली डिप्रेस्ड कास्ट जो है वो माइनॉरिटी में नहीं आती, और वो 20 से 25% है टोटल पॉपुलेशन के अंदर, फिर भी उनकी सफरिंग्स जो है वो आप पूरी तरीके से हटा नहीं सकते हो, मतलब उनको मार्जिनलाइज नहीं कर सकते हो, भले इनकी पॉपुलेशन कम है तो, ठीक है। और इनके पास में ना तो कोई एक्सेस है कि एजुकेशन ले पाए, ना ही ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, इसीलिए जरूरी है कि इनको भी कुछ चीजें प्रोवाइड कराई जाए। Nagappa pointed out that numerically the depressed caste were not a minority. They formed between 20 to 25% of the total population. Their suffering was due to their systematic marginalization, not their numerical insignificance. जो उनको अलग कर दिया गया समाज से, उसके कारण ये insufficient तरीके से जीवन जिया है इन्होंने, बल्कि इसलिए नहीं कि ये नंबर में कम है। They had no access to education, no share in the administration, ना एजुकेशन तक पहुंच पाए, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच पाए। Addressing the assembly, K.J. Khanderkar of the central provinces said, अब यहाँ पे एक और व्यक्ति ने बोला है, we were suppressed for thousands of years, suppressed to such an extent that neither our minds nor our bodies and now even our hearts work. Nor are we able to march forward. This is the position. अब यहाँ पर के.जी. खांडेकर जो है सेंट्रल प्रोविंस के, उन्होंने कहा कि हमें हजारों सालों के लिए दबाया गया, और इस लेवल पे दबाया गया, ना तो हमारे दिमाग काम कर रहे हैं, ना हमारी बॉडी काम कर रही है, और अब हमारे दिल भी काम नहीं कर रहे, और हम इस लायक भी नहीं रहे कि हम इस चीज को आगे फॉरवर्ड कर पाए। ये हमारी पोजीशन है।
अब जब पार्टीशन वायलेंस हुआ था, यानी कि जब आजादी को लेकर के जो पार्टीशन हुआ था और उसमें जो हिंसा हुई थी, अंबेडकर उस चीज को लेकर के समझे, ठीक है, और उन्होंने भी अब सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग जो वो पहले रख रहे थे, उनको समझ आ गई कि अब ये बेकार है अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट मांगेंगे तो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फाइनली रिकमेंड करती है कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर देंगे, हिंदू टेम्पल्स को खोल देंगे सारी कास्ट के लिए, इनको सीट्स देंगे लेजिस्लेचर के अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रिजर्व रखी जाएगी लोअर कास्ट के लोगों के लिए। कई सारी चीजें इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सामाजिक भेदभाव जो है वो पूरी तरह से तो नहीं हट सकता, लेकिन ये एक जरिया होगा जिससे इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। और सोसाइटी के अंदर चेंज आएगा, लोगों के एटीट्यूड के अंदर भी, ठीक है। और ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है पैराग्राफ में। After the partition violence, Ambedkar too no longer argued for separate electorates. The Constituent Assembly finally recommended that untouchability be abolished, Hindu temples be thrown open to all castes, and seats in legislature and jobs in government offices be reserved for the lowest caste. Many recognized that this could not solve all problems. Social discrimination could not be erased only through constitutional legislation. There had to be a change in the attitudes within the society, but the measures were welcomed by the democratic public. कई सारे लोगों को ये लगा था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, आप एक लीगल डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर के अंदर लिख रहे हो तो उससे प्रॉब्लम ये डिस्क्रिमिनेशन वाली सॉल्व नहीं होगी। ये तभी सॉल्व होगी जब समाज के अंदर लोगों का एटीट्यूड जो है लोगों को लेकर के बदलेगा। लेकिन फिर भी ये जितने भी मेजर्स लिए गए थे जो बताए गए ऊपर, उनका सबने खुले दिल से स्वागत किया था डेमोक्रेटिक पब्लिक ने। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, अब है द पावर ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा यहाँ पे इस चीज को लेकर के काफी डिस्कशन हुआ है। पावर किसके पास रहनी चाहिए, स्टेट के पास में कितनी रहनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कितनी रहनी चाहिए, कितने उनको राइट्स मिलने चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उनमें से थे जो सपोर्ट कर रहे थे कि सेंटर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने एक लेटर भी लिखा था प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जहां पे उन्होंने बोला था कि पार्टीशन से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इंजीरियस चीजें हुई हैं, हमारे देश के अंदर बहुत ही वीक सेंट्रल अथॉरिटी थी, इस वजह से जो कंडीशंस थी वो बहुत खराब हो गई थी। अब अगर हमें अपने आप को मजबूत करना है तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको ज्यादा मजबूत करना होगा, ये इन्होंने अपना पॉइंट रखा था। वन ऑफ द टॉपिक्स मोस्ट वाइग्रसली डिबेटेड in the Constituent Assembly was the respective rights of the central government and the states. Among those arguing for a strong center was Jawaharlal Nehru, as he put it in a letter to the President of Constituent Assembly. Now that partition is settled fact, it would be injurious to interest of the country to provide for a weak central authority which would be incapable of ensuring peace, of coordinating vital matters of common concern, and of speaking effectively for the whole country इन द इंटरनेशनल स्फीयर। अब यहाँ पे इन्होंने जो लेटर लिखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट को, उसमें इन्होंने लिखा कि भाई पार्टीशन तो सेटल हो गया है, लेकिन इससे हमारी अगर हमारे देश का भी सेंटर कमजोर रहा तो उससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है, देश के हित में नहीं रहेगा वो। ना तो पीस शांति हम मेंटेन कर पाएंगे, ना कोऑर्डिनेट कर पाएंगे चीजों को जो आम जनता को हमें ठीक करना है, मतलब उनकी राइट्स को हमें इंश्योर करना है, ना वो चीज हो पाएगी, ना हम इफेक्टिवली अपनी कंट्री को लेकर के बोल पाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर। ये सारी पॉइंट्स उन्होंने रखे थे। अब मैं आपको आपके लिंक भेज रही हूँ क्योंकि ये जो है टाइम भी सेशन ओवर हो गया है, ठीक है, उससे ज्वाइन कीजिए आप लोग। Okay, ma'am.